repeat what we have done yesterday. See, we have started with the chapter income from house property. अब income from house property जिसको आप normal language में बोलते हो rent, तो यहाँ पे हमने पहले तो सबसे पहले दो चीजें क्लियर की. एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, S having a house property at Dombivli, रेंट मिल रहा है, रेंट इज गिवन टू द ओनर, यानी कि S इज द ओनर, रेंट मिल रहा है, इसको आप बोलते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और सेकंड मैंने आपको एग्जांपल दिया था नीतू मिस का, N has a house property at Dombivli. I have taken that property at rupees 5,000 and I have given it to Gopal sir at rupees 8,000. मतलब मैं बिचौलिए का काम कर रही हूँ, कमीशन एजेंट का काम कर रही हूँ. 5,000 में मैंने नीतू मिस से प्रॉपर्टी ले ली रेंट पे और 8,000 में रेंट पे चढ़ा दिया. सो बीच में जो 3,000 पे मुझे इनकम हो रही है, ये मेरे लिए रेंट नहीं होगी. नीतू मिस के लिए 5,000 रेंट होगी, लेकिन मेरे लिए ये 3,000 रेंट नहीं होगी, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी. इट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करती हूँ. ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं नीतू मिस अपने केस में इसको बोलेगी लेट आउट प्रॉपर्टी. Neetu Miss will say it is let out property. Let out means the property which has been given on rent, right? लेकिन मेरे केस में मैं इसको क्या बोलूंगी? I'll call it as just 1 minute. मैं इसको बोलूंगी subletting of property. ठीक है. नीतू मिस के केस में ये let out property है, लेकिन मेरे केस में ये subletting है. Subletting of property. Sublet किसी से लेके किसी का लेट आउट प्रॉपर्टी मैं किसी और को दे रही हूँ. सो सबलेटिंग, एंड सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ओके. सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. आप ओनर हो, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, तो वो हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, रेंट. ठीक है. ओनर हो तो आप बोलोगे दिस इज इनकम फ्रॉम माई हाउस प्रॉपर्टी. 5,000 रुपए जो मुझे मिल रहा है वो है रेंट, और आप उसके ऊपर रेंट के नाम पे टैक्स चार्ज करोगे. You will call that property as let out property. लेकिन जैसे ही हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कि मैं एज अ बिचौलिया 5,000 में प्रॉपर्टी लेके किसी को 6,000, 7,000, 8,000 में दे रही हूँ, तो जो भी मेरा ये एक्स्ट्रा इनकम है, ये एक्स्ट्रा इनकम को मैं बोलूंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इसको नाम दूंगी सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी. ओके. सबलेटिंग, लेट आउट को वापस लेट आउट करना, सबलेटिंग. So, चलो, कल हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था. अब आज और एक हमने 3 कंसेप्ट्स पढ़े थे. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रह रही हूँ. वो प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रह रही हूँ, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेकेंड इज लेट आउट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे चढ़ा दी. जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया, नीतू मिस ने मुझे रेंट पे दिया है 5,000 में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर हर. उसके बाद थर्ड कंसेप्ट हमने किया था कि अगर दो घर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आई एम नॉट अलाउड टू यूज 2 हाउसेस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन. अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए मैं एक से ज्यादा घर नहीं रख सकती हूँ. अगर मैं रख रही हूँ तो उस दूसरे घर को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा, डीएलओपी माना जाएगा, अज्यूम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा, और उसके ऊपर टैक्स लगेगी. सो ये मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था. नाउ लेट अस मूव अहेड. जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, तुम लोग अपना नुकसान कर रहे हो, प्लीज ध्यान दो, क्योंकि कुछ चीजें भी हाथ से निकल गई तो यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अब देखो आज के कुछ नए कंसेप्ट्स. देखो, किसी भी प्रॉपर्टी को, ये मैं डिलीट करती हूँ पहले, रुको. किसी भी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू. जस्ट 1 मिनट, इसका मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ. आप लोगों को भी तकलीफ नहीं, मुझे भी तकलीफ नहीं. यस. सो किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू स्टार्ट विद एनुअल वैल्यू. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट्स विद एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू भी मुझे नहीं बोलनी चाहिए, इट स्टार्ट्स विद ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ठीक है. ग्रॉस एनुअल वैल्यू. अब ग्रॉस में से कुछ माइनस करोगे तो नेट आ जाएगा, तो ये समझने की बात है. इसके लिए हम इसको नाम देते हैं एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू पहला स्टेप. एनुअल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, उसके लिए हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है फेयर रेंट. आज भी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट्स ही बताने वाली हूँ, कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत होती है. जैसे सबसे पहला कंसेप्ट है फेयर रेंट.
ये फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट मीन्स द रेंट received by the properties in the nearby areas. ठीक है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इन द नियर बाय एरियाज. नियर बाय एरियाज में आपके प्रॉपर्टी का रेंट क्या चल रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, मुझसे कोई पूछता है कि अगर मेरा घर एक बंगलो टाइप बना हुआ है, ठीक है, अब मुझे कोई पूछता है कि अगर तू उसको रेंट पे देगी तो तुझे रेंट कितना मिलेगा, मैं उसको बोलूंगी मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक रेंट पे दिया नहीं है, मैं तो खुद रह रही हूँ, मुझे क्या पता. हाँ, बाजू वाले का घर नीचे है, वो 8,000 रुपया रेंट लेता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं नीचे ऊपर दूंगी तो शायद 15,000 मिल जाएंगे, शायद 15,000 मिल जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज फेयर रेंट. Fair rent is the rent received by the properties in the nearby areas, or you can say rent prevalent in the nearby areas. Okay, prevalent rent. Prevalent मतलब existing. जो rent existing है nearby areas में. आप जब गाड़ी लेते हो टू व्हीलर, राइट, टू व्हीलर जब आप लेते हो, टू व्हीलर जब हम लोग सोचते हैं कि मैं इसको बेचूंगा तो मुझे एक 15,000 रुपए मिलेंगे. आप कैसे बोलते हो 15,000 रुपए? आपने बेचा थोड़ी. हो सकता है आप बेचो आपको 20,000 मिले, हो सकता है 25,000 मिले, हो सकता है 10,000 मिले. ये 15,000 हम कैसे बोलते हैं? सुनी सुनाई बातें, अवर एक्सपीरियंसेस. मेरे फ्रेंड ने 5 साल चला के एक्टिवा बेचा, उसको 15,000 मिला तो मुझे भी 15 मिलेगा. जरूरी है क्या? फ्रेंड की कंडीशन गाड़ी की खराब होगी या अच्छी होगी, उसको उसके हिसाब से पैसा मिला. मेरे गाड़ी का 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया है, स्क्रैचेस आ गए हैं, आगे का मडगार्ड टूटा हुआ है, आई मे गेट 5,000 7,000, नॉट मोर देन दैट. तो ये जो आप फेयर रेंट बोलते हो, फेयर रेंट क्या है? इट इज नथिंग बट एग्जिस्टिंग रेंट इन द सिस्टम. आपके आजू बाजू के एरियाज में इतना रेंट एग्जिस्टिंग है, इतना रेंट प्रिवेलेंट है, ऐसा भाव चल रहा है, इसको आप बोलते हो फेयर रेंट. ओके, फेयर रेंट कैन बी एनी अमाउंट विच इज एग्जिस्टिंग इन द नियर बाय एरियाज. उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हमको यूज करनी है, दैट इज योर म्युनिसिपल वैल्यूएशन. म्युनिसिपल वैल्यूएशन. अब ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है? इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमवी. फेयर रेंट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं एफआर. ये याद रखना, ये वर्ड्स हम लोग बाद में यूज करेंगे. एफआर फेयर रेंट, देन एमवी फॉर द म्युनिसिपल वैल्यूएशन. नाउ व्हाट इज दिस म्युनिसिपल वैल्यूएशन? देखो, हर एक प्रॉपर्टी का म्युनिसिपैलिटी ने कुछ वैल्यू बना के रखा है, हर एक प्रॉपर्टी का. आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू? यू नो, वॉट एवर house tax is being charged, that is the tax paid to the municipality on the basis of municipal valuation. अब देखो कैसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन होता है. जस्ट फॉर योर एग्जाम, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये आपको यहाँ पे यूज नहीं होगा लेकिन एक पता होना चाहिए. दिस टोटल लैंड ऑफ इंडिया, this total land of India is owned by Indian government. तो टोटल लैंड की वैल्यू कितनी है? ठीक है, टोटल लैंड की वैल्यू कितनी है? एक्चुअल मार्केट वैल्यू नहीं, मैं कॉस्ट की बात कर रही हूँ. वैल्यू इन द बुक्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वैल्यू इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज. सो टोटल लैंड की वैल्यू कितनी है? अकॉर्डिंगली दे एलोकेट वन वैल्यू टू योर हाउस. ओके, एलोकेट वन वैल्यू टू योर हाउस. एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू आपके घर को दी जाती है. इसके लिए तो देखो, जिनका घर अगर रोड कटिंग वगैरह में जाता है और गवर्नमेंट बोलती है हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे, तो वो कॉम्पेंसेशन कुछ हजारों में होता है. तेजस प्लीज क्लोज द वीडियो, ये आपको स्क्रीन ऑब्स्ट्रक्शन आएगा. सो एलोकेट वन वैल्यू, एक वैल्यू हमको गवर्नमेंट एलोकेट करके देती है और वो गवर्नमेंट वैल्यू बहुत कम होती है. आप टोटल इंडिया का कॉस्ट अगर देखोगे, टोटल इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन लैंड का कॉस्ट आप देखोगे, तो इट मे गो टू क्रोर्स ओनली. एक समझो 100 करोड़ तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं. आप बोलोगे 100 करोड़ कम है, बिल्कुल कम है. आप आज अगर बॉम्बे में जाके जगह देखते हो, बॉम्बे में फ्लैट्स देखते हो, उनकी वैल्यू 40 करोड़ 60 करोड़ है. तो मैं तो पूरे इंडिया के लैंड की बात कर रही हूँ. सो एक एलोकेशन आपको दिया जाता है कि आपके घर की वैल्यू इतनी. अगर मैं आपको अपने घर का एग्जाम्पल दूं, फॉर माई पर्टिकुलर हाउस,
फॉर माई पर्टिकुलर हाउस गवर्नमेंट ने जो CD इशू की है, सनद इशू की है, वो 7 भाड़ा का उतार आप जो बोलते हो, उसके कॉस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेती है, और उनके बुक्स में मेरे घर की वैल्यू 80,000 रुपए लिखी हुई है। 80,000 के हिसाब से दे आर अभी शायद 1,10,000 रुपया हुई है, एंड दे आर चार्जिंग मी 1100 रुपीज, 10% उसका 10% 11,000 होता है, उससे भी कम वो प्रोपोर्शनेट करके 10 साल में कवर करती है, यानी कि 1,100 रुपया कुछ मेरा हाउस टैक्स आता है, बाकी पानी के चार्जेस, ट्री चार्जेस, कंस्ट्रक्शन चार्जेस, रोड चार्जेस करके 5-6 हजार रुपया मुझे हाउस टैक्स पे करनी पड़ती है। सो जस्ट रिमेम्बर टोटल लैंड वैल्यू अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उसके हिसाब से म्युनिसिपल वैल्यूएशन चार्ज करती है, ठीक है, बहुत कम होती है वो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू इन द एक्चुअल वैल्यू। अगर मैं अपने प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू देखूं तो आज 1 करोड़ रुपया मुझे मिल रहा है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को उसका कॉस्ट कितना है, वो उसके हिसाब से हर साल आपसे हाउस टैक्स लेती है। ओके, हर साल आपसे हाउस टैक्स लेती है, फिर उसमें वाटर चार्जेस, ट्री चार्जेस, रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन अलाउंस, वो सब लेती है। आप अपना हाउस टैक्स का पेपर खोल के देखो, यू विल गेट द आइडिया कि आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है। नॉर्मली क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10% इज चार्ज इन हाउस टैक्स, ओके, और उसके बाद बाकी के एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आपको प्रॉब्लम में कभी कभी म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया रहेगा, उस म्युनिसिपल वैल्यूएशन को आप 10% पकड़ोगे, और एक्चुअल म्युनिसिपल टैक्स दिया रहेगा 10% दिया रहेगा, उसको आप 10% पकड़ के 100% वैल्यू निकालोगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन की। लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस है, ये CA वगैरह के एग्जाम्स में बहुत डीप आता है। TY BCom के एग्जाम में दे डायरेक्टली गिव यू म्युनिसिपल वैल्यूएशन। Okay, I hope you have understood what is municipal valuation. The valuation of your property as per the government records. उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपसे स्टैंप ड्यूटी भी लेती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लेती है। ओके, अगर मैं आज कोई प्रॉपर्टी लेने जा रही हूँ, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मुझे जो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है 2,000, 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यू एक समझो लेट अस अज्यूम 20 लाख रुपए है। लेकिन मैं जब खरीद करके गई वो प्रॉपर्टी मुझे 1 करोड़ में मिली, 1.5 करोड़ में मिली, द नॉर्मल रेट 2 BHK फ्लैट का जो चल रहा है आजकल। सो ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ क्या है, ये मार्केट वैल्यू है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मार्केट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उल्लासनगर में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, नेचुरली प्राइस ज्यादा है, तो उसका गवर्नमेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड कंसेप्ट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया, कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है, प्रॉब्लम में दिया रहेगा। सो अपने दिमाग को ज्यादा ताप मत दो। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, बिकॉज यू मे यूज दिस इंफॉर्मेशन इन योर फ्यूचर वर्ल्ड। कभी भी कहीं भी इनकम टैक्स के टाइम पे आपको ये इंफॉर्मेशन काम आएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेना है, यू कैन लीव इट, ओके, अमाउंट विल बी गिवन टू यू। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आती है, देखो, third is your after this fair rent municipal valuation we have reasonable letting out value, जिसको आप नाम देते हो RLV, reasonable letting out value. Now what is this reasonable letting out value? Reasonable letting out value is nothing but it is calculated as higher of 1 or 2. एक्चुअली हम बोलते हैं A और B, मैंने उधर 1, 2 दे दिया है, लेकिन आप बोलोगे इसको फेयर रेंट इज A, लेट मी चेंज इट, तो आपको फॉर्मूला भी साथ में काम याद आती जाएगी, एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज B। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, बेड में से उठे हुए हो, तो ये चीजें समझ में आएंगी। अगर आप बेड में सोए हुए हो और मेरी बातें एज अ एंटरटेनमेंट या एज अ मूवी देख रहे हो, सुन रहे हो, यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट। इसके लिए एक्टिवेट होके बैठने का, जब DIT का लेक्चर, इनफैक्ट कोई भी लेक्चर होता है ना, बी एक्टिवेटेड। अगर हम बेड पे सोए सोए सुन रहे हैं कि मैडम कथा करती जा रही है, हम सत्संग सुनते जा रहे हैं, तो फिर आपको यूज नहीं होने वाला है। इसके लिए बी एक्टिवेटेड, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो रीजनेबल लेटिंग आउट वैल्यू विच इज कॉल्ड एज RLV, इट इज नथिंग बट हायर ऑफ A और B। फेयर रेंट ज्यादा है तो फेयर रेंट विल बी RLV, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा है तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन विल बी RLV।
reasonable letting out value is decided as higher of A or B. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट से भी पहले आती है स्टैंडर्ड रेंट. यस, 1 मिनट. नो मैम, कॉन्सेंट्रेशन पूरा लेक्चर में ही है. चलो गुड. ओके, सो स्टैंडर्ड रेंट. इसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेंट का कंसेप्ट. अब ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है? देखो, स्टैंडर्ड रेंट सभी जगह पे अप्लाई नहीं होता है. इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द एरियाज जहां पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है. जैसे हो गया आपका दिल्ली, पुणे, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है. बैंगलोर, वाई स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट? देखो फॉर एग्जांपल, मेरा घर एक हाई फाई एरिया में है. लेट अस अज्यूम दिल्ली में मैंने बहुत अच्छा घर लेके रखा है, बहुत अच्छा फर्निश कर दिया है. कोई भी मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि इसका रेंट कितना, मैं बोलती हूँ 25,000 रुपए. अब दिल्ली इज अ एरिया विच इज नोन फॉर स्टडी सेंटर्स. आपको मैंने कल भी बताया था, IAS, IPS, UPSC, MPSC के एग्जाम्स के लिए बेचारे बच्चे जाके दिल्ली में रहते हैं रेंट पे. अगर मैं बोलती हूँ 25,000 रेंट तो बहुत ज्यादा हो गया. वो बेचारे 25,000 कहाँ से पे करेंगे? और बिल्कुल जिस कॉलेज में या जिस कोचिंग सेंटर में उनको पढ़ना है, बिल्कुल मेरा घर उसके पास में है, तो मैं उसका पूरा फायदा उठा रही हूँ. ओके, ऐसा देखा गया बहुत सारी एरियाज में. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट लगा दिया. स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट उन एरियाज में होता है जहां पे डिमांड ओवरलोडेड है और सप्लाई कम है. डिमांड ओवरलोडेड है. दिल्ली की पब्लिक, आपको मालूम है, दिल्ली में मुंबई से ज्यादा पॉपुलेशन है. डिमांड बहुत है वहां पे. रेंट पे घर चाहिए लोगों को, अपने लिए घर चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए. बहुत प्रॉब्लम है वहां पे हाउस प्रॉपर्टी का. इसके लिए डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है. सप्लाई कम है और लोग क्या करते हैं? दे चार्ज एक्सऑर्बिटेंट रेंट्स, हाई रेंट, वेरी हाई रेंट. जितना फायदा उठा सकते हैं उठाते. तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया एंड स्टार्टेड विद स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट. स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड रेंट 15,000 से ज्यादा उस पर्टिकुलर एरिया का, हाँ, अलग अलग एरियाज का अलग अलग है. सो एक दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. बीच में उसका केस आया था क्योंकि 15,000 रुपए से ज्यादा रेंट आपको एप्लीकेबल नहीं है. आप नहीं ले सकते हो 15,000 से ज्यादा. और उस 15,000 में वहां पे 3 टेनेंट्स अलाउड हैं. 3 स्टूडेंट साथ में रहेंगे, 5,000 पे करेंगे और पढ़ाई करके दे विल कंप्लीट विद देयर कोर्स. सो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट. तो जहां भी स्टैंडर्ड रेंट अप्लाई होता है, जहां भी स्टैंडर्ड रेंट अप्लाई होता है, तो हम लोग नीचे आते हैं कैलकुलेशन करने के लिए. नेट RLV इक्वल्स टू लोअर ऑफ C और D. नेट रीजनेबल लेटिंग आउट वैल्यू. नेट रीजनेबल लेटिंग आउट वैल्यू इक्वल्स टू लोअर ऑफ C और D. अब ये C क्या है? C इज नथिंग बट RLV. और D क्या है? D इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड रेंट. आप बोलोगे ये शॉर्टकट में कैसे पढ़ा जाए? मैं आपको बहुत सिंपल शॉर्टकट मेथड बताती हूँ. अब तो क्या, देखो एक सिंपल बात बताऊं, DY के पेपर में स्टैंडर्ड रेंट का प्रॉब्लम ही नहीं आता है. लेकिन बुक उठाओगे ना तो बुक में प्रैक्टिस करने के लिए है. फिर आप बोलोगे ये तो हमको मालूम ही नहीं था स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है. यू शुड नो इट. एक्चुअली स्टैंडर्ड रेंट, उसका कैलकुलेशन, उसका कंपैरिजन CA के एग्जाम्स में, प्रोफेशनल एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ज्यादा आता है. लेकिन हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए उनको लिमिटेड रखा हुआ है. तो देखो पहले हमको क्या करना है, इसको लिमिट में कैसे आपको कैलकुलेशंस करना है. यस, कैसे कैलकुलेशन करना है इसका? सबसे पहले आप क्या करोगे? किधर गया? यस, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फेयर रेंट और MV. दोनों में से जो ज्यादा हुआ दैट विल बी योर RLV. फिर RLV को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से. RLV और स्टैंडर्ड रेंट में से जो कम हुआ दैट विल बी नेट RLV. वेरी सिंपल. पहले आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन को कंपेयर करोगे. व्हिचएवर इज हायर दैट बिकम्स योर रीजनेबल लेटिंग आउट वैल्यू. रीजनेबल लेटिंग आउट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लेस will be considered as your net RLV. ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट आता है इसका. लास्ट पार्ट आता है एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट दैट इज योर AR.
जो रेंट आपको एक्चुअली मिली है। देखो टैक्स क्या बोलता है, एक सिंपल बात, ध्यान देना मेरी बातों पे, नहीं तो आपको कंसेप्ट नहीं समझाना तो क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी समझने में। टैक्स क्या बोलता है एट ऑल कि तुमने कमाया, टैक्स भरो। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है एक साल का से 70,000। ओके, लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। Yes, now it will be clear. Okay, so fair rent मान लो मेरे प्रॉपर्टी का है, इसको भी मैं जरा कट करती हूँ। वापस से मैं लिख रही हूँ, मान लो मेरी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है 70,000। उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है 90,000। आपको मालूम है हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं RLV, ठीक है। RLV इज हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन यानी कि 90,000 रुपए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ हायर ऑफ A और B, दोनों में से जो बड़ा है दैट इज योर 90,000। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने फेयर रेंट को A लिया हुआ है और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन को B लिया हुआ है। उसके बाद RLV मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज योर हायर ऑफ A और B 90,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद D स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट दैट इज योर से 50,000। ओके, तो लास्ट में आएगा मेरा नेट RLV, whichever is less of C और D, that is equal to C और D में से जो भी कम है 90 और 50 में से जो भी कम है 50,000। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया, इजी, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल रेंट दिस। सो यहाँ तक अगर तुम लोगों को इजीली समझ में आया, नाउ लेट अस कम टू द एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट कितना, मान लो मुझे दिया हुआ है कि मुझे हर महीने मिलता ही 4,000 रुपए था। Actual rent is 4,000 into 12, that is your 48,000. अब क्या, actual rent is 4,000 into 12, that is 48,000. तो अब आप क्या करोगे? So यहाँ पे हम लोग आते हैं नेट RLV और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करने के लिए। 1 मिनट, यस, नेट और RLV और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करने के लिए तो हायर ऑफ E और F, that is called as your GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। दोनों में से जो ज्यादा है, यानी कि 50,000 रुपए, 50,000 रुपए के ऊपर आपको लगेगा टैक्स। ओके, प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड दिस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जहां पे वैल्यू है 50,000 रुपए, आपका रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है यू कैन चार्ज 50,000 रुपीज, लेकिन फिर भी आप 48,000 ही ले रहे हो साल के, फिर भी आप 48,000 ले रहे हो साल के। मतलब क्या होगा उसके पीछे पर्पस? या तो कोई आपका रिलेटिव होगा, या तो आपको गरीब के ऊपर दया आ गई। ओनली 2 रीजंस, या तो फिलेंथ्रोफी, डोनेशन देने का मन होगा आपका, बहुत काइंड मन है, या तो कोई रिलेटिव होगा, या तो कोई अपना पर्पस आप यूज कर रहे हो, कुछ तो ऐसा होगा कि आप रेंट कम ले रहे हो। अदरवाइज जहाँ पे देखो मार्केट में फेयर रेंट आगे पीछे लोग 70,000 तक ले रहे हैं, म्यूनिसिपालिटी की वैल्यू 90,000 रुपए है, ठीक है। उस केस में स्टैंडर्ड रेंट 50,000 तक का है, मतलब आप 50,000 तक का बिना किसी टेंशन के ले सकते हो रेंट, पर आप फिर भी 48,000 ले रहे हो। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गलत है। सो वो क्या गलत है? उस गलत के कारण व्हाट हैपेंस इज द रूल सेज, गवर्नमेंट ये सोचती है कि तुमको जो करना है करो, मैं क्यों अपना नुकसान करूं। सो दे डिसाइड GAV एज हायर ऑफ
E और F. ओके, हायर ऑफ E और F. जहां जहां स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगी, ओके पहले आप इसको समझो, हायर ऑफ E और F. सो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ डाउट है तो पूछो, तो नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ. 50,000 GAV मैम आपने इंटू 12 ही क्यों किया? इंटू 12 क्योंकि बाकी सब फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आपको ईयरली मिला है. प्लीज रिमेम्बर, म्यूनिसिपालिटी की वैल्यू आपको म्यूनिसिपालिटी की टैक्स साल की आती है ना, तो सब कुछ तो एक साल का है, लेकिन रेंट आप मंथली चार्ज कर रहे हो, तो मुझे उसको भी मल्टीप्लाई करके जब मैं कंपैरिजन करूंगी ना, प्लीज सी दीज आइटम्स, ये 90,000, ये 50,000, ये 48,000, या फिर इनर में ये 50,000, ये 90, ये 70, दीज आर एनुअल फिगर्स. मैं इसको शेड कर देती हूँ तो आपका ध्यान जाएगा. ये सब एनुअल फिगर्स हैं, तो मुझे जो रेंट लेनी पड़ेगी वो भी एनुअल फिगर लेनी पड़ेगी. So, यहाँ पे मैं शेड कर रही हूँ. यू विल अंडरस्टैंड दैट वी आर कंसिडरिंग एनुअल फिगर्स. ओके, ये जो 70,000 रुपए है ये भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, तो इजी हो जाएगा आपको समझना. उसके बाद ये 90,000, उसके बाद ये 50,000. दीज आर ऑल एनुअल फिगर्स. अभी एनुअल फिगर्स है क्योंकि, तो फिर आपको कंसिडरेशन यानी कि कंपैरिजन भी फिर एनुअल फिगर के साथ करनी है. ओके, अगर आप अपने सेमेस्टर एंड की रिजल्ट 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड से करते हो तो गलत है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड का रिजल्ट आपका जो परसेंटेज था वो पूरे साल का था. सेमेस्टर की रिजल्ट तो 6 महीने की है, हो सकता है अगले 6 महीने में आप उससे ज्यादा ले लो. So just understand what we are doing is we are trying to compare the correct thing with the correct point. Okay, annual figures है, annual figures को लेके मैंने कंपेयर किया. अब यहाँ पे इसका मतलब मेरी फॉर्मूला क्या हो गई? अब आप फॉर्मूला को रट्टा मारो. ये एग्जाम्पल आपने एक बार समझ लिया, ठीक है. रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी, तुम लोग को एग्जाम्पल वापस देखना है, स्क्रीनशॉट निकालना है, ले लो. प्रॉब्लम में करेंगे ही करेंगे ये पॉइंट्स वापस, लेकिन अब फिलहाल तुम लोग क्या रट्टा मारोगे दिमाग में? देखो फॉर्मूला, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सबसे पहला काम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना, और वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग नोट में. वर्किंग नोट में आप कैसे लिखते हो? कैलकुलेशन ऑफ GAV. नेक्स्ट लाइन पे ए फेयर रेंट. पहले आप प्रॉब्लम में से फेयर रेंट ढूंढते हो. चलो, फेयर रेंट मिल गया मुझे 70,000 रुपए. बी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 90,000 रुपए. सी RLV विच एवर इज हायर. ओके, ए और बी विच एवर इज हायर. ए बड़ा है या बी बड़ा है, फेयर रेंट बड़ा है या म्यूनिसिपल वैल्यूएशन बड़ा है, दैट विल बी योर RLV यानी कि 90,000. उसको फिर आप कंपेयर करोगे डी स्टैंडर्ड रेंट के साथ. स्टैंडर्ड रेंट अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, मान लो प्रॉब्लम में दिया है तो 50,000 रुपए. उसके बाद आएगा आपका ई नेट रियलाइजेशन वैल्यू या नेट RLV, रीजनेबल लेटिंग आउट वैल्यू, लेस ऑफ सी और डी, दोनों में से जो कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दिया ही कम करने के लिए है. तो चलो 50,000 रुपए आपका आ गया नेट RLV. उसके बाद आप करोगे एक्चुअल रेंट के साथ उसको कंपेयर. AR प्रॉब्लम में दिया है 4,000 रुपया पर मंथ, 4,100 रुपया पर मंथ, जो भी अमाउंट है. सो चलो मैंने 4,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 48,000 ले लिया. फाइनल आंसर मेरा आएगा GAV इक्वल्स टू हायर ऑफ E और F. RLV या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर दैट बिकम्स योर GAV. ठीक है. अब एक मिनट ध्यान देना, ये कौन से किस्से में हुआ जहां पे आपको फेयर रेंट दी हुई है? मानो मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली की है तो मेरी फॉर्मूला ऐसे होगी. मानो मेरी प्रॉपर्टी मुंबई की है, ठीक है, मेरे प्रॉब्लम में कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट के बारे में बात नहीं किया है, तो मैं GAV कैसे कैलकुलेट करूंगी? वेरी सिंपल. एक मिनट कॉपी कर लेना या ध्यान दे देना. GAV हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? GAV फर्स्ट पॉइंट आप पहले लोगे फेयर रेंट, बी लोगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, ठीक है. फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रही हूँ ताकि आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे. इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करूंगी, सी निकालूंगी इसमें से. RLV इक्वल्स टू हायर ऑफ A और B, जैसा मेरा रूल था. अब आएगा D. ऊपर आपने D लिया था स्टैंडर्ड रेंट, यहाँ पे D स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा.
जिस प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो ये आपका डी मिस हो जाएगा, ई मिस हो जाएगा, डायरेक्टली आप एफ पे आ जाओगे, यानी कि यहाँ पे डी की जगह पे एफ आ जाएगा, सॉरी एफ की जगह पे डी आ जाएगा, दैट इज योर एक्चुअल रेंट, एंड योर ई विल बी RLV or actual rent, whichever is higher. ये है आपका फाइनल आंसर GAV. Okay, so this is your final answer GAV. Normally 99% प्रॉब्लम्स में आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं आता है। स्टैंडर्ड रेंट नहीं आता है तो हमारी फॉर्मूला सिर्फ ये है जो नीचे हमने लिखी हुई है GAV, देखो मैंने शेड करके रखा है इसको। GAV इज नथिंग बट पहला फेयर वैल्यू, फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दोनों को कंपेयर किया, व्हिचएवर इज हायर इज RLV, फिर RLV और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपैरिजन किया, व्हिचएवर इज हायर इज योर GAV। एक दिमाग वाला स्टूडेंट होगा ना, दिमाग वाला, वो बोलेगा मैडम मैं इतना दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से पहले लिखूंगा FR, फिर लिखूंगा MV, फिर लिखूंगा एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर, ये हो जाएगा मेरा GAV। मैं बोलूंगी 100% राइट। ओके 100% राइट, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, पहले FR और MV व्हिचएवर इज हायर ब्रेक दिया, उसको RLV नाम दे दिया, फिर RLV एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर ब्रेक, उसको फिर हमने GAV डिक्लेयर किया। इसका मतलब इन शॉर्ट तो ऐसा ही हुआ, आपका फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट इक्वल्स टू GAV। फिर आप बोलोगे फिर ये ऊपर की मगजमारी थी क्यों, ये जो A B C D E F G तक हमने किया, मतलब ही क्या था इसका? इसका मतलब था कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट की कंडीशन है तो तुम्हारा GAV कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, यानी कि A और B व्हिचएवर इज हायर, ये आपका C पॉइंट होता है RLV, फिर RLV को आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर दैट बिकम्स योर नेट RLV, और नेट RLV को फिर आप कैलकुलेट करते हो, कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंट के साथ, व्हिचएवर इज हायर इज योर GAV। बीच में स्टैंडर्ड रेंट घुस जाता है, and that is the condition which makes you responsible for a big working note. Otherwise very shortcut method is fair rent, municipal valuation, actual rent, whichever is higher, RLV. सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए आप आप GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए GAV कैलकुलेट करने का फंडा बहुत इजी है। ओरल करो, फेयर रेंट देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखो, एक्चुअल रेंट देखो, व्हिचएवर इज हायर GAV डिक्लेयर करो उसको। लेकिन प्रॉब्लम में कंडीशंस होती हैं। अभी तो आज आपने एक ही कंडीशन सीखी है स्टैंडर्ड रेंट, कल मैं आपको दूसरी कंडीशन सिखाऊंगी वैकेंसी अलाउंस, नेक्स्ट डे एक और कंडीशन सिखाऊंगी अनरियलाइज्ड रेंट। उसके कारण GAV में गड़बड़ हो जाती है, हमारी सिंपल फॉर्मूला डिफिकल्ट बन जाती है। डिफिकल्ट मींस बढ़ जाती है, खिंच जाती है। सो चलो आज के लिए इतना ठीक है। इसमें तुम लोगों को कुछ डाउट है तो पूछो। इतना याद रखो, नॉर्मल लेवल फॉर्मूला FR MV एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। उसको दिखाना कैसे है वर्किंग नोट में, FR MV व्हिचएवर इज हायर है RLV। RLV का कंसेप्ट ही कंडीशन के नाम पे दिया हुआ है एक्चुअली। RLV को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, व्हिचएवर इज हायर इज योर GAV। ठीक है, ये RLV में गड़बड़ कब होती है, RLV और GAV का रिश्ता कब टूटता है, जब बीच में स्टैंडर्ड रेंट घुस जाता है। ओके, so I hope the topic is very clear to you. Yes, let me see what doubt you have. मैम प्लीज शेयर टुडेज रिकॉर्डिंग लेक्चर। यस, वो तो मैं वैसे भी रेगुलरली कर ही रही हूँ, कल भी मैंने नहीं किया तो 2 स्टूडेंट से मांगा, मैंने डाल दिया ग्रुप पे। तो एक खाली मुझे 2-3 घंटे का टाइम दिया करो, क्योंकि इमीडिएटली उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो इमीडिएटली वो पॉसिबल नहीं है। तो वो रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगी ही करूंगी, आप लोग उसको आराम से रिवाइज करो, कुछ भी डाउट है मैसेज करो। और कल जब तुम लोग बैठो तो इतना दिमाग रखना, नॉर्मल फॉर्मूला यानी कि ये जो 3 कंपेयर करके हम GAV निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंट फॉर्मूला, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मालूम होगा तो ही कल का वैकेंसी अलाउंस वगैरह आप समझ पाओगे। ओके, और फोटो निकाल लेना पार्टिसिपेंट्स का। concepts are clear, waiting for more sums and examples. Of course that more sums and examples कल नहीं होंगे, कल आपका और आगे का concept, that is vacancy allowance,
एसओपी क्या है, एसओपी को आप जीएवी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले सब बेसिक्स समझ लो, प्रॉब्लम्स पे हम बाद में जाएंगे। ओके, पहले सब बेसिक्स समझ लो, बहुत प्यारे बेसिक्स है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, खाली तुम लोग को समझना है। चलो, आई एम स्टॉपिंग शेयर, लेस देन 1 minute रिमेन्स। चलो, टेक केयर, स्टे सेफ, डाउट है तो मुझे मैसेज करना। गुड बाय।